आज की कहानी बड़ी यूनिक है जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी फीमेल लीड सी पार्ट टाइम जॉब करके अर्न करने में लगी होती है कि तभी न्यूज से उसे पता चलता है कि जो कंपनी उसके डैड का जिम चलाती है उसका सेकंड शेयर होल्डर शू नामी कोल्ड हार्टेड लड़का बन चुका है और साथ ही वो उनकी कंपनी से रिलेटेड तमाम लॉस में चलने वाली जगहों को बंद करवा रहा है। सी के दिल में ये डर बनना शुरू हो जाता है कि कहीं शू उनके जिम को भी ना बंद करवा दे। वो परेशानी में वापस आती है जहाँ उसकी अडॉप्टेड बहन रिंग में फाइट कर रही थी। यहाँ वो शू को खड़ा देख के हैरान रह जाती है, लेकिन शू सी की बहन को पिटते देख के वहाँ से जाने लगता है। सी उसका पीछा करती है जहाँ उसकी नजर साइन बोर्ड पर पड़ती है जो शू पर गिरने वाला था। वो फौरन शू को बचा लेती है कि तभी वहाँ शू का दोस्त जो उसका लॉयर भी है वहाँ आ जाता है और शू को अपने साथ ले जाता है। सी को समझ नहीं आता कि वो शू को कैसे मनाए। इसी चक्कर में वो उसकी कंपनी पहुंचती है जहां बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स उसे घेरे खड़े थे। अच्छा मौका देखकर सी उसे उन रिपोर्टर से भगाती हुई दूर ले आती है। सी को लग रहा था कि शू उसे शुक्रिया कहेगा, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करता हुआ वहाँ से चला जाता है। शू घर लौटकर अपने दोस्त को सबसे पहला ऑर्डर यही देता है कि वो उनके अंडर चलने वाले जिम को बंद करवा दे क्योंकि वो लॉस में जा रहा था। सी हमें अपने दोस्तों के साथ बात करती हुई दिखती है जिनसे वो यही एडवाइस ले रही थी कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उसका एक दोस्त सबको बताता है कि कैसे शू अपने लिए बॉडीगार्ड ढूंढ रहा है, तो इनमें से एक को उसका दिल जीतने के लिए अप्लाई करना चाहिए। अब सभी अपनी जॉब्स में बिजी थे सिवाय सी के जो खुद ये काम करने की ऑफर करती है। सी की बहन पहले तो इस बात के लिए राजी नहीं थी कि वो अपने आप को खतरे में डाले, लेकिन फिर सी के बहुत बोलने पर वो उसे खुद कुछ दिनों तक अच्छे से ट्रेन करती है। बॉडीगार्ड सिलेक्शन का दिन आ जाता है जहाँ सी आसानी से अपनी स्किल से टेस्ट पास कर लेती है। शू के इरादे फीमेल बॉडीगार्ड रखने के नहीं थे, लेकिन अब रूल्स के मुताबिक सी जीती थी तो वो उसे जॉब पर रख लेता है और अगले दिन से काम शुरू करने के लिए कहता है। आगे हम शू को एक थेरेपिस्ट के पास देखते हैं जिनसे वो कह रहा था कि वो अपनी 6 महीने से जारी थेरेपी खत्म करना चाहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शू कोई भी इमोशंस फील नहीं कर सकता, इससे वो इतना सख्त दिल है। शू डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो उसकी हेल्पर को फेस टू फेस थैंक यू कह सकता है, लेकिन डॉक्टर मना कर देता है क्योंकि उनकी कंडीशंस के मुताबिक ऐसा करना अलाउड नहीं था। शू का लास्ट थेरेपी सेशन था जिससे हमें पता चलता है कि उसकी हेल्पर सी ही है। दोनों आंख पर एक डिवाइस पहनने की वजह से एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। सी हर बार की तरह शू को कुछ फील करवाने की कोशिश करती है कि तभी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और इनके सर में तेज दर्द शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद सब तो ठीक हो जाता है, लेकिन असल गड़बड़ का पता हमें आगे चलेगा। इनका आखिरी सेशन एंड हो गया था और दोनों अपने घरों की तरफ निकल गए थे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सी बेध्यानी में एक पोल पर अपना सर मार लेती है, लेकिन उसका दर्द उल्टा शू के सर पर होता है। शू कंफ्यूज था, लेकिन वो फिलहाल इस बात को इग्नोर करते हुए घर लौट जाता है। रात में सोते वक्त वो अपने और अपनी मॉम के 3 साल पहले होने वाले एक्सीडेंट का बुरा ख्वाब देखता है। यहाँ हम समझ सकते थे कि इस एक्सीडेंट का असर शू के दिमाग पर हुआ था, जिससे उसने अपने इमोशंस खो दिए और अपनी मॉम को भी। लेकिन यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़की शू की मदद करने की पूरी कोशिश कर रही थी जिसकी शक्ल शू को याद नहीं। बस उस लड़की का ब्रेसलेट उसके पास है जिसने शू को लकी ब्रेसलेट के नाम पर पहनाया था। अगले दिन से सी अपनी जॉब शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसे लगने वाली सारी चोटों का दर्द शू को हो रहा है। यहाँ तक कि सी घर जाने के बाद जब अपनी बहन के साथ ट्रेन कर रही थी तो उसका सारा दर्द शू झेल रहा था। इस वजह से वो बेहोश भी हो गया था। सी उसे ढूंढते हुए अगले दिन जब उसके घर आती है तो उसे बेहोश देखकर सीपीआर देना शुरू हो जाती है। वो उसे किस भी कर देती है जिससे शू की आंख खुल जाती है और वो उसे फौरन अपने से दूर कर देता है। इनकी बात से शू को पता चलता है कि कैसे सी कल रात अपनी बहन के साथ ट्रेन कर रही थी। यहाँ शू को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग के वो सी का दर्द बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन इसके पीछे की वजह अभी तक उसे समझ नहीं आ रही। वो सी को भी समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उसे केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि उसका दर्द वो सह रहा है, लेकिन हमारी बेवकूफ सी इस बात को रोमांटिकली लेते हुए ये समझ लेती है कि शू उसे पसंद करने लगा है। शू के पास उसकी कंपनी का सीईओ आता है जिसे धमकी देने लगता है कि कैसे वो उसे कभी भी सीईओ नहीं बनने देगा। असल में कंपनी शू के डैड की थी जो उनसे इस आदमी ने छीन ली थी, लेकिन शू भी कम तो नहीं था। वो काफी मेहनत के बाद आखिर कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स खरीद
जीतकर कंपनी का सीईओ बन जाता है। जब वो ये न्यूज सबके सामने अनाउंस कर रहा था तो सीई को कुछ इमोशंस फील होते हैं, जैसे कि डर और खौफ। उसे नहीं पता था कि वो ऐसा फील क्यों कर रही है, लेकिन असल में ये इमोशंस तो शू के थे जो आहिस्ता आहिस्ता लौट रहे थे। शू परेशान होकर डॉक्टर के पास पहुंचता है, जिन्हें वो अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगता है, लेकिन डॉक्टर भी उसे यही कहते हैं कि ये सब बस उसकी दिमागी सोच है और कुछ नहीं। इसके बाद शू सीधा सीई के डैड के जिम आता है, जहाँ वो उनसे कहने लगता है कि कैसे अब उनका जिम बंद करवा देगा। सीई के डैड उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन शू उनकी बात नहीं सुनता, जिस वजह से वो अचानक बेहोश हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ सीई भी फौरन आ जाती है। अपने डैड को सही देख के वो सुकून की सांस लेती है। सीई के दोस्त जो वहाँ मौजूद थे उसे शू को रेजिग्नेशन देने के लिए कहते हैं, लेकिन सीई मना कर देती है, क्योंकि वो उसके साथ रह के उसके प्लान के बारे में जानना चाहती थी, ताकि अपने जिम को बचा सके। आगे हम शू को एक रेस्टोरेंट में बैठा देखते हैं, जबकि सीई दोबारा अपनी फ्रेंड्स के साथ ट्रेन कर रही थी। सीई का दर्द शू महसूस करने लगता है और वो फौरन उसकी लोकेशन देखता है। असल में सीई के बॉडीगार्ड होने की कंडीशन ये भी थी कि वो अपनी लोकेशन शू के साथ शेयर करेगी, जिस वजह से शू उसे आसानी से ढूंढ सकता था। जब उसे पता चलता है कि वो जिम में है तो वो फौरन वहाँ आकर उसकी फाइट को रोक देता है। शू का पहला सवाल ये था कि वो इस जिम में क्या कर रही है, क्योंकि सीई ने अभी तक ये बात उसे नहीं बताई थी कि वो इस जिम के ओनर की ही बेटी है। सीई बहाना बनाती है कि वो बस अपनी दोस्त के साथ फाइट करने आई थी। शू बगैर कोई और बात सुने सीई को सीधा अपने घर ले आता है, जहाँ वो उसे ये ऑर्डर करता है कि वो एक रात के लिए उसके साथ रुकेगी। सीई पहले तो तैयार नहीं थी, लेकिन शू के धमकी देने पर मान जाती है। शू उसे वहीं अपने रूम में जमीन पर सुला देता है, जबकि खुद बेड पर सोता है। रात में सीई भागने की कोशिश करती है, मगर शू उसे पकड़कर अपना हाथ उसके हाथ के साथ रस्सी से बांध देता है। इस वजह से रात भर दोनों में खींचतानी चलती रहती है। सुबह जब दोनों की आंख खुलती है तो दोनों अपने आप को बेड पर साथ सोता हुआ देख के चलाना शुरू हो जाते हैं। सीई जल्दबाजी में बेड से उतरते हुए गिरने लगती है, साथ वो एक ग्लास भी अपने ठीक सामने तोड़ लेती है। शू फौरन अपना हाथ उसके सर के सामने लाते हुए उसे बचा लेता है और खुद उसका हाथ ग्लास से कट जाता है। सीई उसे मेडिसिन लगाती है, जहाँ वो उसे ये पूछती है कि अगर वो उसे पसंद करने लगा है, लेकिन शू गुस्से में आकर उसे सब सच बता देता है कि कैसे वो उसका दर्द झेल रहा है। सीई अभी भी उस पर यकीन नहीं करती। तब शू बात काटते हुए सीई को अपने साथ अपने घर में शिफ्ट होने का ऑर्डर देता है। सीई साफ मना कर देती है तो शू उसे फायर करने की धमकी देने लगता है, लेकिन यहीं सीई गुस्सा होकर खुद जॉब छोड़कर चली जाती है। सीई को जिम लौटने पर पता चलता है कि कैसे उसकी दोस्त ने उनके जिम को बचाने की पूरी कोशिशें करने में लगी हैं। ये बात न्यूज पे भी आ जाती है और सब शू को बुरा भला कहने लगते हैं। शू ये देखकर जिम तुड़वाने का काम आगे बढ़वा देता है। सीई जिसे अपने डैड की फिक्र थी वापस शू के पास आकर जॉब पर वापस आने की रिक्वेस्ट करती है। शू मान जाता है, लेकिन उसे न्यू कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाता है, जिसमें सीई के उसके घर में रहने वाली बात शामिल थी। सीई उस पर साइन कर देती है और उसके साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाती है। सीई को शू का घर बहुत पसंद आ जाता है और वो सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है, जो शू उसके सामने खाने से तो मना कर देता है। लेकिन जब सीई को काम की वजह से ब्रेकफास्ट वैसे ही छोड़कर जाना पड़ता है तो शू छुपकर उसका ब्रेकफास्ट खाना शुरू हो जाता है। शाम में सीई गाना गाते हुए प्रैक्टिस करने में लगी होती है तो शू उसकी आवाज से तंग आके उसे चुप रहने के लिए कहता है। सीई के बात ना मानने पर वो उसके पीछे टेप लेकर भागने लगता है। इस चक्कर में वो सीई के ऊपर गिरते हुए उसे किस कर देता है, जिससे दोनों ही हैरान रह गए थे। सीई हड़बड़ी में शू को पंच कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सीन कट होने के बाद हम देखते हैं कि कैसे शू की आंख पर पर्पल निशान बन गया है। वो सीई को गुस्से में घूर रहा था, जिस वजह से सीई उसे माफी मांगने के बाद उसे मनाने के लिए अच्छा सा डिनर तैयार करती है। डिनर में सीई ने फ्राइड राइस बनाए थे, जो शू की मॉम उसके लिए बनाती थी। ये देखकर शू बगैर खाए वहाँ से चला जाता है, जबकि सीई की आंखों से अचानक आंसू निकलने लगते हैं। ये शू की ही फीलिंग्स थी, क्योंकि वो अपनी मॉम को बहुत मिस कर रहा था। अगले दिन जब ये लोग ऑफिस पहुँचते हैं तो सारे एम्प्लॉय शू को विश करने लगते हैं, क्योंकि उसकी बर्थडे थी, लेकिन वो गुस्से में अपने ऑफिस में चला जाता है। सीई फौरन उसके पीछे आती है। यहाँ शू का दोस्त भी मौजूद था, लेकिन शू इन्हें उसे अकेले छोड़ने का कहकर वहाँ से चला जाता है। शू के दोस्त से सीई को पता चलता है कि कैसे उसकी मॉम का एक्सीडेंट उसकी बर्थडे पर हुआ था, जिस वजह से शू को अपनी बर्थडे से नफरत है। शू का दोस्त सीई को ये भी बताता है कि शू जरूर अपनी मॉम को देखने गया होगा। सीई फौरन वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ वो उसे तसल्ली देते हुए बताती है कि कैसे उसकी मॉम की भी डेथ हो गई थी। यहाँ शू को रियलाइज हो जाता है कि सीई की बातें बिल्कुल उस लड़की जैसी हैं, जो उसकी थेरेपी
में मदद करती थी और आखिर यहाँ दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। अब दोनों बैठकर बात करने लगते हैं, जहाँ शू सी से कहता है कि वो सच में उसका दर्द महसूस करता है। सी भी उसे बता देती है कि वो आजकल अजीब से इमोशंस को फील कर रही है। शू आखिर सब समझ आता है कि वो सी का दर्द महसूस कर सकता है, जबकि सी उसके इमोशंस। इन दोनों को बस ये पता लगाना था कि ये हुआ कैसे। अचानक शू के पेट में दर्द होने लगता है तो सी उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है। तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। सी महसूस कर लेती है कि शू खतरे में है तो वो फौरन उसे बचाने आती है और उस आदमी को भगा भी देती है। बस उसके सर पर चोट लग जाती है। दर्द फिर भी शू को ही हुआ था, इससे सी सोचने लगती है कि वो लोग वापस नॉर्मल कैसे होंगे। सी उल्टे सीधे तरीके से ट्राई करने लगती है, जिससे तंग आकर आखिर शू उसे दूर रहने के लिए ही कह देता है। ऑफिस में शू सी को कोई भी काम नहीं करने देता और उसके सारे काम दूसरे एम्प्लॉय से करवाता है, इस डर से कि कहीं सी अपने आप को चोट न लगा ले। घर पर शू सी का अच्छा ख्याल रख रहा था, भले ही ये इसलिए था कि उसे खुद चोट न लगे, लेकिन सी के दिल में उसके लिए जगह बनना शुरू हो गई थी। शू ऑफिस में ये भी अनाउंस कर देता है कि अब से फीमेल एम्प्लॉयज उनके पीरियड्स वाले दिनों पर 3 दिन की छुट्टी ले सकती हैं। सी उसे थैंक यू कहने आती है, लेकिन गलती से उस पर पानी गिरा देती है। वो जल्दी से पानी साफ करने उसके करीब आ जाती है और दोनों बस एक दूसरे को घूरते रह जाते हैं। तभी शू के दोस्त के वहाँ आने पर सी भागते हुए ऑफिस से बाहर चली जाती है। अगली सुबह सी जॉगिंग पर जाना चाहती थी तो शू उसके साथ जाता है। यहाँ वो सी को काफी बार चोट लगने से भी बचाता है। सी के पाँव में मोच आने पर वो उसे पिगी बैक राइड देते हुए एक स्नैक स्टॉल के पास लाता है, जहाँ दोनों स्नैक्स खाते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। सी फील कर सकती थी कि शू हैप्पी है, लेकिन शू इस बात को मानने से ही साफ इनकार कर देता है। आगे शू सी और अपने दोस्त लॉयर के साथ एक राइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आता है, जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि सी इनकी बातें रिकॉर्ड करके शू के एनिमी को सेंड कर रही है। ये वही आदमी है जो शू की कंपनी का पुराना सीईओ था। यहाँ पता चलता है कि कैसे इस आदमी ने सी को अपनी बातों में फंसा लिया कि अगर वो उसकी हेल्प करेगी तो वो उसकी जिम को बचा लेगा। सी भी पागलों की तरह उसकी बातों में आ गई, लेकिन अब उसे गिल्टी फील होने लगा था कि वो शू के साथ गलत कर रही है। शू को खबर मिलती है कि कैसे उसके एनिमी ने उनका राइटर वाला कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन करवा लिया है। इस बात से शू का लॉयर दोस्त परेशान हो जाता है कि आखिर ये बात किसने बाहर पहुंचाई। वो सीधा सी के पास आकर उस पर शक करने लगता है कि तभी शू पीछे से आकर कहता है कि कैसे उसे सी पर भरोसा है। अब सी तो और बुरा महसूस कर रही थी। शू का दोस्त यहाँ सी को ये धमकी देता है कि अगर उसने उसे धोखा दिया तो वो उसे मजबूरन पुलिस को हवाले कर देगा। ऐसे हमारा ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।